वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप पिछले दो वीडियोस में जान चुके हैं न्यूक्लिकम, डीएनए, आरएनए के बारे में। अब हम बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, जो आप पिछले लास्ट क्लास में आपने देखा कि क्या है सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। अब हम उस सेंट्रल डोग्मा थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये एक विशेष क्रम है जिसे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया, जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनेगा और डीएनए से जो आरएनए बनेगा उस आरएनए में उस डीएनए की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ये डीएनए है और डीएनए में आप जानते हैं एक रज्जुक जो होता है वो 3 से 5 सिरे वाला होता है, दूसरा होता है वो 5 से 3 सिरे वाला होता है। अब देखिए, इसमें से इस डीएनए में से एक रज्जुक काम आता है जो कि नए आरएनए को निर्मित करता है। दोनों रज्जुक काम में नहीं आते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। देखिए कैसे काम आएगा। ये जो 3 से 5 वाला रज्जुक है ये काम देगा आरएनए बनाने के। अब जब आरएनए बनेगा इसके साथ में इसके जो संपूरक आरएनए जो निर्मित होगा वो निर्मित होगा 3 से 5 छोर वाला, 5 से 3 छोर वाला। तो आरएनए हमेशा ध्यान रखना कौन सा बनेगा, 5 से 3 सिरे वाला ही बनेगा। 5 से 3 की तरफ ही श्रृंखला चलेगी। अब बनता कैसे है, देखिए आरएनए जो इस 3 से 5 टेम्पलेट रज्जुक पर बनता है, इसे 3 से 5 जो रज्जुक है इसे कहते हैं टेम्पलेट रज्जुक, या इसे नॉन कोडिंग रज्जु भी कहते हैं। और दूसरा जो काम में नहीं आता उसे कोडिंग रज्जु कहते हैं। अब देखिए यहां से जो चीजें काम आएंगी वो क्या क्या काम आएंगी हमें। सबसे मेन चीज जो काम आएगी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आएगा, और अंत में रो फैक्टर काम आएगा। देखिए आरएनए पॉलीमरेज को समझे, इसमें 5 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। एक सिग्मा होता है, 2 होते हैं अल्फा और 2 होते हैं बीटा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज इन 5 पॉलीपेप्टाइड सीरीज का बना होता है, अल्फा, सिग्मा, अल्फा और बीटा। इसमें सिग्मा फैक्टर सबसे पहले काम आता है बनने की, शुरुआत करने का काम सिग्मा फैक्टर करेगा। कैसे करेगा देखिए। देखिए ये एक डीएनए बनाया है अभी समझने के लिए। चलिए, इसमें से ये रज्जुक है 3 से, और ये इस तरह से जा रहा है 5। ये 3 से 5 वाला रज्जुक है और ये 5 से, और ये सीरीज जाएगी 3 की तरफ। ठीक है, अब देखें काम कौन सा आएगा, 3 से 5 वाला। ये रज्जुक काम आ रहा है जिसे हम टेम्पलेट रज्जुक कह रहे हैं या नॉन कोडिंग कह रहे हैं। इस पर देखो, ये जो रज्जुक है इस पर जीन क्रम होता है। यहां पर प्रमोटर जीन होते हैं, प्रमोटर जीन जिन्हें हिंदी में उन्नायक जीन भी कहते हैं, प्रमोट करने वाले। और इसके आगे होते हैं स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन, और अंत में जाकर होता है समापन अनुक्रम होता है। देखिए अब क्या होगा, एक आरएनए पॉलीमरेज श्रृंखला का सिग्मा फैक्टर जो है सबसे पहले प्रमोटर जीन के आगे जाकर के जुड़ेगा, और श्रृंखला को शुरू करवाएगा।
इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, ये सिग्मा फैक्टर जहां जाकर जुड़ता है वहां एक विशिष्ट क्षार क्रम पाया जाता है, और वो न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक क्रम है, विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम है वो पाया जाता है TATAA। ये वाला विशिष्ट क्षार या विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है जो वहां मिलेगा, इसे कहते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स, तो सिग्मा फैक्टर टाटा बॉक्स से जाकर जुड़ेगा और श्रृंखला को शुरू करेगा। ये प्रारंभ हो जाएगी श्रृंखला इससे। अब श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी, श्रृंखला प्रारंभ होते ही ये सिग्मा फैक्टर तो हो जाएगा अलग, शुरू करवाने का काम था, सिग्मा फैक्टर अलग हो गया और शेष आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बचा हुआ है। शेष कौन बच गया? आरएनए पॉलीमरेज, और इसको अब कहेंगे हम कोर एंजाइम। कोर एंजाइम, अब ये कोर एंजाइम क्या काम करता है? देखो, ये कोर एंजाइम यहां से इस तरह से जो डीएनए पर बंध थे, हाइड्रोजन बंध, क्षारकों के बीच बंध बने हुए थे, उन बंधों को काटने का काम करता है, काटता हुआ जाता है आगे, और यहां से भी काटता हुआ चलेगा, इस तरह से काटने का काम करेगा। अब यहां से जब श्रृंखला प्रारंभ हुई तो देखिए क्या हुआ, ये एक रज्जुक ले रहे हैं अभी, अब यहां से प्रारंभ हुई थी श्रृंखला, तो यहां से दूसरा संपूरक रज्जुक बनना प्रारंभ हो जाएगा आरएनए का, इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ बनता हुआ जाएगा, ये बनता हुआ चला जाएगा, कंटिन्यू बनेगा। यहां से ये श्रृंखला यहां से खुलती जाएगी, ये खुलता आगे आगे ऐसे ऐसे खुलता जाएगा पूरा, और पीछे से बंद होता चला जाएगा। यानी अब देखो, एक ये डीएनए था, ये डीएनए रज्जुक था, ये जो बन रहा है वो आरएनए बन रहा है, ध्यान रखना। अब इसके डीएनए का जो दूसरा रज्जुक है वो भी मैं यहां लिख रहा हूं, यहां इस तरह से, इस तरह से। तो देखिए एक रज्जुक के सारे सारे आरएनए बनता हुआ जा रहा है, दूसरा रज्जुक फ्री है, ये यहां से हटता जाएगा, खुलता जाएगा बस, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको खोलता चला जाएगा आगे, और आगे पूरी तरह से खुल जाएगा ये। जैसे ही ये चलता जाएगा, एक समापन अनुक्रम अंत में आ जाएगा इससे जुड़ने के लिए, यहां पर एक रो फैक्टर आकर जुड़ेगा, यहां पर एक रो फैक्टर आकर जुड़ेगा, और ये रो फैक्टर जैसे ही यहां आकर जुड़ेगा वैसे ही ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए बना था ये पूरा ये अलग हो जाएगा, यहां अलग होकर ये अलग हो जाएगा, यहां से ये डीएनए अलग हो जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था वो भी अलग हो जाएगा। इस प्रकार से श्रृंखला समाप्त हो जाएगी और निर्माण हो जाएगा आरएनए का। इस प्रकार आरएनए का निर्माण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे पहले टाटा बॉक्स से आकर जुड़ेगा, वहां सिग्मा फैक्टर इसको शुरू करवाएगा और ये डीएनए खुलता हुआ चला जाएगा। 3 से 5 छोर वाला डीएनए काम आता है, और इसके साथ साथ 3 से 5 छोर वाले के साथ साथ ये आरएनए तंतु बनता हुआ जाएगा, और जैसे ही यहाँ रो फैक्टर आ जाएगा वैसे ही ये श्रृंखला समाप्त हो जाएगी और आरएनए अलग हो जाएगा और डीएनए अलग हो जाएगा। देखिए, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो, अब ये ध्यान रखना है कि कौन सा आरएनए बना। आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इनमें ध्यान रखना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए को बनाने का काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये एमआरएनए को बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये बनाता है टीआरएनए को, ये टीआरएनए को बना देता है। इस प्रकार से 1 2 3 तीनों बनाते हैं आरएमपी को। तो ये ध्यान रखना, 1 2 3 और यहां लिख दूं मैं आरएमटी, तो 1 2 3 आरएमटी, यानी नंबर 1 पॉलीमरेज 1 आरएनए को बनाएगा, नंबर 2 एमआरएनए को बनाएगा, नंबर 3 टीआरएनए को बनाने का काम करता है। इस प्रकार आरएनए सिंथेसिस या आरएनए का निर्माण कंप्लीट हो जाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब देखो, इसके बाद
जो बात है वो है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन होगा, अब आरएनए बन चुका है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए तीनों बन चुके हैं। यस, अब बात करते हैं हम आरएनए से प्रोटीन का बनना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। बाकी तो फिर पुस्तकें हैं हमारी, पुस्तकें हमेशा साथ रहेंगी, लेकिन समझने के बाद बहुत आसान चीजें हो जाती हैं। ये क्रियाविधि कहलाती है अनुवादन, अनुवादन इन ट्रांसलेशन। अब आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है देखिए। आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए सबसे पहले हमें आरएनए चाहिए। आरएनए चाहिएगा क्योंकि वो प्रोटीन बना कर देगा। तो हमें आरएनए सारे ही काम आते हैं, वैसे एमआरएनए भी काम आता है, टीआरएनए भी काम आता है और आरआरएनए भी काम आता है प्रोटीन को बनाने में। प्रोटीन आप जानते हैं राइबोसोम्स बनाने का काम करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का मुख्य घटक होता है राइबोसोम का मुख्य घटक होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोम जो बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो काम होगा आरएनए से प्रोटीन का बनना, वो शुरुआत होती है अमीनो अम्लों का सक्रियण। अमीनो अम्लों का सक्रियण होगा, अमीनो अम्ल सक्रिय होंगे सबसे पहले। क्या होता है इसमें, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से एटीपी द्वारा, अमीनो एसिड से एटीपी द्वारा निर्माण होता है AAAMP संकुल, इसे कहते हैं अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट, इसका निर्माण होता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है। देखो एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गया है और एएमपी अमीनो अम्ल के साथ जुड़ गया है। अब क्या बन गया, ये संकुल एमिनो एसाइल एडिनाइलेट बन गया है और एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम इस प्रक्रिया में काम आता है। अमीनो एसाइल सिंथेटेज यानी सिंथेसिस करने वाला। तो किसको सिंथेसिस कर रहा है, एमिनो एसाइल को सिंथेसिस कर रहा है, ये यहां पर बन जाएगा। दूसरा काम होगा टीआरएनए का सक्रियण। टीआरएनए का सक्रियण क्या होगा, ये अमीनो एसाइल एडिनाइलेट का जो सम्मिश्र है या कॉम्प्लेक्स है, ये टीआरएनए से जुड़ेगा। अब क्या होता है देखिए, इस टीआरएनए से अमीनो अम्ल जुड़ जाएगा, ये एमिनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ गया और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट निकल गया बाहर, अलग हो गया वो। अब देखिए टीआरएनए से जुड़ गया है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल आप जानते हैं टीआरएनए से जुड़ गया है और अब ये एमिनो अम्ल को ले जाने का काम करेगा। पकड़ लिया इसने, और आपने पहले भी जाना है टीआरएनए क्या काम करता है, कोशिका का मजदूर है, ट्रांसफर का काम करता है, एमिनो अम्लों को पकड़ता है और लेकर के जाने का काम करता है। कहां तक, राइबोसोम्स तक ले जाने का काम करेगा। तो एमिनो एसाइल एडिनोलाइट से ये बना एमिनो एसाइल टीआरएनए का निर्माण हो गया। और ध्यान रखना, सबसे पहले जो एमिनो अम्ल पकड़ा जाता है, सबसे पहला जो एमिनो अम्ल कोड होता है वो होता है मेथियोनिन। सबसे पहला एमिनो अम्ल है जो कोड होता है, पकड़ा जाता है, वो मेथियोनिन है। प्रोकैरियोट्स जीवों में, प्रोकैरियोट्स जो जीव होते हैं उन जीवों में इसे कहते हैं फोर्माइल मेथियोनिन, फोर्माइल मेथियोनिन। तो ये फोर्माइल मेथियोनिन सबसे पहले पकड़ा जाएगा। अब यहां तक इनका सक्रियण हो गया। अब जो बात होगी शुरुआत, हमेशा बनने की शुरुआत तो होगी, श्रृंखला शुरू होगी, श्रृंखला
समाप्त होगी। ये काम तो होंगे ही होंगे। तो देखिए प्रोटीन निर्माण में किस तरह से आरएनए श्रृंखला शुरू करता है। और ध्यान रखते जाना कौन सा एमआरएनए, कौन सा टीआरएनए, कौन सा आरएनए काम आ रहा है, किस तरह से काम आ रहा है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या चीज चाहिए। देखो एमआरएनए, ये एमआरएनए है, ये चाहिए हमें। एक चाहिए हमें टीआरएनए, जो कि टीआरएनए, ये रहा टीआरएनए, ये टी लिख दिया मैंने। और टीआरएनए किसको पकड़ रखा था, एमिनो अम्लों को। और पहला एमिनो अम्ल कौन सा पकड़ा था इसने, फॉर्मिल मेथियोनिन। ये टीआरएनए है जो फॉर्मिल मेथियोनिन को पकड़ के बैठा हुआ है। तो ये टीआरएनए हो गया। एक है आरआरएनए। आरआरएनए कहाँ काम आता है, आप जानते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम बना दिया मैंने ऐसा। अब ये राइबोसोम जो है उसका मुख्य घटक आरआरएनए होता है, राइबोसोम्स का। तो तीनों काम आएंगे। अब देखना किस तरह से काम आते हैं। कैसे बनता है प्रोटीन। प्रोटीन बनने की कंप्लीट प्रक्रिया आप ध्यान से समझें। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए से एक राइबोसोम की छोटी इकाई आकर जुड़ती है। राइबोसोम, ये एमआरएनए, ये राइबोसोम की इकाई आकर जुड़ गई इस तरह से, ये राइबोसोम और ये एमआरएनए। इसके अंदर अभी दिखा दिया मैंने आपको, ऊपर की सतह से जुड़ गया आकर। एमआरएनए इस राइबोसोम से, ये राइबोसोम था, इस राइबोसोम से एमआरएनए जुड़ गया। जुड़ने के बाद में क्या होगा, अब देखिए यहां जैसे ही ये जुड़ जाएगा, इसके नीचे, यहां निचली सतह पर श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले कोडोन आकर जुड़ेंगे। श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला कोडोन है AUG। ये विशिष्ट आनुवंशिक कोड है, जेनेटिक कोड है AUG, जो किसी भी श्रृंखला को प्रारंभ करने का काम करता है। तो AUG आकर जुड़ेगा नीचे की सतह पर। ऊपर की सतह पर कौन जुड़ गया, mRNA। तो देखो ये ऊपर की जो सतह है उसे कहते हैं SD अनुक्रम। SD अनुक्रम यानी साइन डेल्ग्रीनो, साइन डेल्ग्रीनो अनुक्रम। और ये नीचे की सतह है इसे कहते हैं ASD, एंटी साइन डेल्ग्रीनो। नीचे की सतह पर AUG जुड़ गया। अब देखिए क्या होगा, ये जो फॉर्मिल मेथियोनिन युक्त टीआरएनए था, वो टीआरएनए इस AUG से आकर जुड़ेगा। ये आएगा और यहां आकर जुड़ जाएगा। ये फॉर्मिल मेथियोनिन आकर जुड़ गया AUG से, और AUG से यहां जुड़ेगा। यहां जुड़ने पर ध्यान रखना इसमें GTP भी खर्च होंगे, और यहां पर जो बंध बनता है वो बंध बनेगा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बन जाएगा इससे। अब देखो एक कंप्लीट संरचना हो गई यहां पर श्रृंखला प्रारंभ होने की। यहां इस तरह से बन गया है, ये mRNA है, ये AUG है, और नीचे जुड़ गया फॉर्मिल मेथियोनिन। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब और क्या होगा इस श्रृंखला प्रारंभ में, श्रृंखला प्रारंभ में अब इससे राइबोसोम की एक बड़ी इकाई और आकर जुड़ेगी, राइबोसोम। ये राइबोसोम है और ये राइबोसोम की एक बड़ी इकाई। राइबोसोम की बड़ी इकाई पर ध्यान रखना, दो तरह के स्थान होते हैं, दो स्थल होते हैं। एक स्थल को बोलते हैं P स्थल और इस स्थल को बोलते हैं A स्थल। P स्थल और A स्थल होते हैं। ये आकर जुड़ेगा इससे। कहां जुड़ता है ये ध्यान देने की बात है। ये आकर इससे जुड़ेगा, और देखिए ये जो P स्थल है, इस P स्थल के अंदर ये फॉर्मिल मेथियोनिन युक्त टीआरएनए फिट बैठ जाएगा। इस तरह से बैठेगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कैसा बनेगा देखिए, अब दोनों जुड़ करके, ये आरआरएनए राइबोसोम की छोटी इकाई, ये इधर चल रहा है mRNA, ये AUG, नीचे टीआरएनए जो कि फॉर्मिल मेथियोनिन युक्त है, और इससे आकर जुड़ गई बड़ी इकाई ये राइबोसोम की। और राइबोसोम के P स्थल के अंदर फिट हो गया ये फॉर्मिल मेथियोनिन, और A स्थल अभी खाली है।
तो यहां से ये जो प्रोसेस है वो है श्रृंखला प्रारंभन। ये श्रृंखला प्रारंभ हो गई है, यहां पर श्रृंखला प्रारंभ हो गई और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या क्या बना, फिर से ध्यान दे रहे, एमआरएनए जुड़ता है इससे, राइबोसोम से, इस राइबोसोम से जुड़ता है ऊपर की सतह पर, और नीचे की सतह पर एयूजी जुड़ता है पहले तो, और एयूजी से फिर टीआरएनए जुड़ जाता है। यहां तक बनने के बाद में एक बड़ी राइबोसोम की इकाई और जुड़ती है इस कॉम्प्लेक्स से आकर के, और वो यहाँ पर इस तरह से जुड़ती है कि राइबोसोम की बड़ी इकाई के अंदर फॉर्मिल मैथ्योनिन युक्त टीआरएनए फिट हो जाता है और ए स्थान अभी खाली है। तो अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखें और आगे देखेंगे कैसे श्रृंखला आगे चलेगी। अब बात करेंगे श्रृंखला दीर्घीकरण की। श्रृंखला दीर्घीकरण का मतलब है श्रृंखला आगे बढ़ाना। अब श्रृंखला को आगे बढ़ा के कैसे चलेंगे, देखो एक स्ट्रक्चर ये थी अभी हमारे पास, ये एमआरएनए ऊपर जुड़ा हुआ था, नीचे इस फॉर्मिल मैथ्योनिन युक्त टीआरएनए इस पी स्थल पर जुड़े हुए थे, ये स्ट्रक्चर थी। अब देखिए क्या होता है, अब यहां पर ए स्थल अभी खाली है। अभी हम जो पहले बात कर रहे थे एमिनो एसिड से एटीपी जुड़ करके जो एमिनो एसाइल एडिनाइलेट जो बना था, और फिर उससे एडिनाइलेट से टीआरएनए जुड़ करके वापस से एमिनो एसाइल टीआरएनए बना था। तो यहां पर वो लगातार बनते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जुड़ने का काम फॉर्मिल मैथ्योनिन युक्त एमिनो अम्ल जो था टीआरएनए जुड़ता है। अभी और टीआरएनए बनेगा, उससे वो टीआरएनए बनेंगे और, लेकिन ये टीआरएनए अब यहाँ पर ये नहीं है कि फॉर्मिल मैथ्योनिन होगा, यहाँ पर अब कोई सा भी एमिनो अम्ल हो सकता है। अब ये एमिनो अम्ल युक्त टीआरएनए इसके ए स्थान पर आकर जुड़ेगा और इस जुड़ने के दौरान जीटीपी खर्च होगी और ये Mg प्लस मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में संपन्न होगी ये क्रिया। यहां से आकर ये जुड़ेगा, तो ये देखिए कैसे जुड़ा ये एमआरएनए, ये राइबोसोम की छोटी इकाई, यहाँ पे एयूजी था और यहाँ से पहले ही जुड़ा हुआ था फॉर्मिल मैथ्योनिन, और अब यहाँ पर आ गया है दूसरा एमिनो एसिड युक्त टीआरएनए, यहां जुड़ गया आकर के। अब यहाँ पर दोनों ही स्थल ब्लॉक हो गए हैं, पी स्थल और ए स्थल दोनों ब्लॉक हो गए हैं। अब ये दोनों ब्लॉक हो गए, अब क्या होगा, इसके बाद प्रोसेस होगी अमीनो अम्लों के जुड़ने की। इसका अमीनो अम्ल, इसका अमीनो अम्ल, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध बनेगा। अब क्या होगा, पेप्टाइड बंध इसके बीच बन जाएगा, बनने के बाद में ये अमीनो अम्ल तो यहां पर रह जाएगा और ये जो टीआरएनए था वो खाली टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, इसमें कोई अमीनो अम्ल नहीं है, अमीनो अम्ल यही रह गया, छूट गया, बंद बन गया और ये बाहर निकल गया। अब क्या हुआ स्थिति, अब ये स्थिति बन गई थी इसमें, देखो यहां से इस तरह से स्थिति देखो, ये वाली स्थिति बन गई थी इसकी। ये एमिनो एसिड यानी फॉर्मिल मैथ्योनिन था और ये इस एमिनो एसिड से बॉन्ड बना लेता है और ये बाहर निकल गया टीआरएनए, इसका फॉर्मिल मैथ्योनिन बचा हुआ है। अब इसके बाद में जो प्रक्रिया होगी वो होगी ट्रांसलोकेशन की, यानी लोकेशन बदलेगी, अब स्थान बदलेंगे। देखना अपना कैसे बदलेंगे स्थान, ये बॉन्ड तो बन गए, ये वाला टीआरएनए इधर शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, ये पहले से फॉर्मिल मैथ्योनिन था और ये एमिनो एसिड युक्त टीआरएनए इधर आ गया, ये फिर से खाली हो गया, ए स्थल फिर से क्या हो गया, खाली। अब खाली हो गया और यहाँ फॉर्मिल मैथ्योनिन और एमिनो एसिड बॉन्ड बना रखे थे पहले, ये खाली हो गया, फिर पुनः वही प्रक्रिया चलेगी। कौन सी, ये प्रक्रिया, ये नया जो टीआरएनए है जिसने एमिनो अम्ल पकड़ रखे हैं वो मजदूरी कर रहा है, बेचारा मजदूर है, वो लेकर के वापस फिर ए स्थल पर आ जाएगा, इसको यहां पर आएगा, एमिनो एसिड युक्त इसको लेकर आएगा और
ये वाला टीआरएनए खाली बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर एमिनो एसिड फॉर्मिल मैथ्यूरिन और एमिनो एसिड दोनों जुड़े हुए थे और ये खाली होकर के बाहर आ गया। फिर ये तीसरा बॉन्ड इससे बना लेंगे, यानी ये एमिनो एसिड इस तरह से जुड़ते जाएंगे, एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे और ये इसका ट्रांसलोकेशन होता जाएगा, यहां से यहां ट्रांसफर होगी, ट्रांसलोकेशन। अब देखो स्थिति ये बन रही है इसमें, ध्यान दें, यहां एमिनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं और टीआरएनए जो खाली होकर बाहर आते जा रहे हैं और यहां से नए टीआरएनए आते जा रहे हैं, इसमें आते जा रहे हैं। ये लगातार बंध बनते जा रहे हैं एमिनो अम्लों के बीच, और एमिनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध बन रहे हैं, लंबी श्रृंखला बना रहे हैं एमिनो अम्ल। अब देखो अंत में क्या होता है, अंत में यहां से यहां पर कोई ऐसा रिलीजिंग फैक्टर आकर जुड़ जाएगा, यहां ए स्थल पर आकर जुड़ेगा रिलीजिंग फैक्टर। अब ये रिलीजिंग फैक्टर आकर यहां जुड़ जाएगा और रिलीजिंग फैक्टर जुड़ते ही यहां पर नए एमिनो अम्ल से ये बॉन्ड अब किससे बनाएगा, एमिनो अम्ल है ही नहीं, अमीनो अम्ल नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनेगा, और ये बॉन्ड नहीं बनेगा और ये एमिनो अम्ल की पूरी श्रृंखला मुक्त हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और इस प्रकार से श्रृंखला क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी श्रृंखला, और ये एमिनो एसिड युक्त एक लंबी श्रृंखला मुक्त हो गई है। और आप जानते हैं एमिनो एसिड युक्त लंबी श्रृंखला, इनके बीच थे पेप्टाइड बंध, एमिनो अम्ल युक्त एक लंबी श्रृंखला जिनके बीच पॉलीपेप्टाइड बंध थे, इसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी कह सकते हैं हम, लंबी श्रृंखला। और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या कहलाएगी, प्रोटीन कहलाएगी। तो प्रोटीन किसके बहुलक हो गए, अमीनो अम्लों के बहुलक हो गए, अमीनो अम्लों से बनते हैं प्रोटीन। देखिए प्रोटीन में वैसे इस तरह से बंध बने होते हैं दो एमिनो अम्लों के बीच, ये और दूसरा, ये एक एमिनो अम्ल है और ये दूसरा एमिनो अम्ल है। इन दोनों के बीच COH और NH2 समूह के बीच बंध बनता है जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रकार के जुड़ते जाएंगे बहुत सारे एमिनो अम्ल और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार निर्माण हो जाता है प्रोटीन का। तो कोशिकाओं में इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया, अनुवादन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। चलिए अभी एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड का। जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड का। जेनेटिक कोड और आनुवंशिक कोड क्या है, इससे पहले हम ये देखें कि ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट देने वाले व्यक्ति थे क्रिक। वाटसन का नाम सुना होगा, वाटसन के साथ क्रिक का भी सुन रखा होगा, उम्मीद करता हूं पहले आपने क्लास देखी होगी तो उसमें सुन लिया होगा। कॉन्सेप्ट दिया था क्रिक ने और इस शब्द का नाम, ये शब्द जो था नामकरण था, ये किया था गुमाऊ। गुमाऊ नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था, शब्द दिया था जेनेटिक कोड। क्या होता है जेनेटिक कोड? डीएनए होते हैं और डीएनए पर यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स, आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी श्रृंखला है। न्यूक्लियोटाइड्स में जो फ्री होते हैं, क्षारक क्रम फ्री होता है, इस तरह से क्षारक क्रम फ्री होते हैं। और क्षारक क्रम जो फ्री होते हैं, इन क्षारक क्रमों का ध्यान दीजिए, ये तीन कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स कंटिन्यू इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला चल रही है, उनमें से तीन का जो जोड़ा होता है वो एक विशेष कोड कहलाता है जिसे आनुवंशिक कोड कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। यानी किसी तीन न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष क्रम जेनेटिक कोड कहलाता है। ये कोड
ट्रिपलेट के रूप में होते हैं, क्योंकि 3 होते हैं। जैसे मान लो AUG है, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट यानी 3 के जोड़े में होते हैं ये, तो इस तरह से ट्रिपलेट है। अब ये ट्रिपलेट के रूप में रहेंगे। इनके बीच में देखिए क्या क्या और विशेषताएं होती हैं। कोमा नहीं होता है कभी भी इनमें, कोमा रहित होते हैं ये, इस तरह से नहीं होगा कोमा, कोमा रहित होते हैं। सर्वव्यापी, यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल। सर्वव्यापी का मतलब ये प्रत्येक जीव में, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया सब में मिलेंगे, सभी में उपलब्ध मिलेंगे, ये सभी में मिल जाते हैं ये जेनेटिक कोड। अब देखिए जो जेनेटिक कोड हैं और क्या विशेषताएं हैं इनकी, स्पेशल विशेषता। जेनेटिक कोड, एक जेनेटिक कोड किसी एक एमिनो एसिड को कोड करता है, यानी एक जो जेनेटिक कोड है, विशेष जेनेटिक कोड, वो एक अमीनो अम्ल को पकड़ेगा या एक एमिनो अम्ल को पहचानने का काम करेगा। अब विशेषता यही है इसकी जेनेटिक कोड की कि एक जेनेटिक कोड सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल को पहचानेगा, दूसरे को नहीं पहचानेगा। यानी जैसे मान लो AUG है, फॉर्मिल मैथियोनिन अमीनो अम्ल को पहचानता है, इसको कोड करता है, ये पकड़ता है, शुरू करवाता है श्रृंखला। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा मान लो AUC ऐसा जेनेटिक कोड भी इसी को पहचानने लग जाए, इसी का काम करने लग जाए, इसी को लेकर के चलने लग जाए, कोड करने लग जाए। वो ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है। यदि देखो विशेषता, तो इसकी पहली विशेषता तो है कि ये एक ही कोड करेगा, एक एमिनो अम्ल। ये विशेष प्रॉपर्टी कहलाती है असंदिग्धता, यानी संदेह नहीं है कोई भी कि एक जेनेटिक कोड एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, ये है असंदिग्धता। असंदिग्धता कहलाती है, नॉन एम्बिशियस, असंदिग्धता। और देखिए दूसरी क्या, इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, कई बार हो जाती है ऐसे, कई बार ये हमारे जीवन में भी होती है ऐसी घटनाएं, कई चीजें। हाँ, तो ये इसको कोड कर रहे हैं, लेकिन ये AUC भी इसी को कोड कर दे तो ये तो भ्रष्टाचार है सरासर, और इसे कहेंगे जेनेटिक कोड की अपभ्रष्टता। भाई ये काम कर रहा था, इसको कोड कर रहा था AUG, फिर इसको कहाँ जरूरत पड़ गई, ये भी कर दिया इसी को कोड, इसी को पकड़ने लग गया, पहचानने लग गया, तो ये बड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसे कहेंगे अपभ्रष्टता। और अपभ्रष्टता का एक मूल कारण है वबलिंग। वबलिंग हिंदी में इसको कहते हैं कुछ ऐसे लरजना या कपकपाना। अब वबलिंग होती क्या है, देखिए हमारे साइंस के हिसाब से देखो, वबलिंग कांपना नहीं है, ना ही हमें लरजना है। अभी बात कर रहे थे AUG की, लेकिन हमने कहा AUC भी उसी तरह यदि काम कर दे, क्या हुआ बताओ? दो तो सेम ही है। तीसरा जो न्यूक्लियोटाइड या क्षार है वो चेंज हो गया, ये चेंज हो गए। तो ध्यान दें, किसी तीसरे क्षार क्रम के बदलने पर उस जेनेटिक कोड का काम नहीं बदले, उसका काम फिर भी वही रहे जो पहले था, तो इसे कहेंगे वबलिंग। और इस वबलिंग के कारण होती है अपभ्रष्टता, यानी अपभ्रष्ट हो जाता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड कुल मिलाकर के होते हैं 64। जेनेटिक कोड कुल होते हैं 64 में से देखिए, पहली चीज श्रृंखला शुरू करने वाले होते हैं। श्रृंखला शुरू, एक जेनेटिक कोड है जो श्रृंखला शुरू करता है, सिर्फ एक ही है वो, और वो है AUG। ये श्रृंखला को शुरू करने का काम करता है। हाँ, इसका अपवाद है एक जगह, कभी कभार माइटोकॉन्ड्रिया में GUG भी श्रृंखला प्रारंभ कर देता है, ये इसका अपवाद है।
ये ध्यान रखना। सिर्फ एक श्रृंखला शुरू करता है, दूसरा होता है श्रृंखला को समाप्त करने वाला। श्रृंखला को समाप्त कौन करता है? 3 ऐसे कोडोन हैं जो श्रृंखला को समाप्त करते हैं, UAA, UGA और UAG। ये तीनों श्रृंखला को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये श्रृंखला समापन कोडोन है। ये किसी भी एमिनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं करेंगे ये कोड, क्योंकि ये तो श्रृंखला समाप्त कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर ही नहीं रहे एमिनो अम्ल को। ये तो बल्कि ये काम कर रहे हैं कि जहां जाएंगे ना वहां जाकर के सारे जो चल रहा था प्रोग्राम उसको खराब कर देंगे, खत्म करने का काम करेंगे। सीधी सीधी बात ये है, तो ये खत्म करेंगे इसको। अब देखिए ये तीनों तो काम नहीं आते, ये कोडिंग नहीं करते हैं, ये खाली काम करते हैं किसी भी हो रहे काम को इंटरफेयर करने का, उसमें जाकर घुस जाएंगे और खराब कर देंगे उस काम को, बस इतना करेंगे। ये श्रृंखला शुरू करेगा। और तीसरे होते हैं कोडिंग कोडोन। कोडिंग कोडोन देखिए, अभी 64 में से एक तो श्रृंखला शुरू कर रहा है, 3 कोई काम नहीं कर रहे, बाकी 60 है ना, 60 कोडिंग कर रहे हैं। लेकिन साथ में ध्यान रखना ये शुरू करने वाला भी तो कोडिंग कर रहा है ना, फॉर्मिल मेथियोनिन या मेथियोनिन को कर रहा है कोड, ये मेथियोनिन को कोड करता है। और बाकी के भी जो 60 होते हैं जेनेटिक कोड, वो भी कोड करेंगे किसी अमीनो अम्ल को। तो 60 + 1 टोटल 61 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं, जेनेटिक कोड ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है जेनेटिक कोड की, आनुवंशिक कोड की। तो आपने अब जान लिया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोड के बारे में। तो अब हम इन सब के बारे में जानने के बाद में यदि किसी को प्रॉब्लम रही है तो आप वापस से देखें, और यदि ये चीजें 5 से 3, 3 से 5 वाले छोरों की समस्या आ रही हो तो आप पिछले वीडियोस देख लें, तो आपकी क्लियर होती जाएंगी चीजें। देखिए विज्ञान कठिन नहीं है, बहुत आसान है यदि हम बिल्कुल धैर्यपूर्वक किसी चीज को समझकर करते हैं तो। इसलिए आप समझते रहिए, आप देखिए, सीखिए और बिल्कुल आप अपनी किताबें पढ़िए, फिर आपको बिल्कुल सरल लगेगी। विज्ञान बहुत आसान है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।